नमस्कार दोस्तों, हमारे एसआर टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 20 एमसीक्यू टेस्ट नंबर 3 जो हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में जो सीबीटी 2 का एग्जाम होता है जिसमें ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें आपको 75 अंक का क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको 27 अंक लाना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डे 3 यानी ये मेरा क्लास का तीसरा दिन है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर डायरेक्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछता है प्रतिरोध का, तो इसका ओम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को सूचित किससे करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? रो से। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी। तो दोस्तों रजिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है? तो यह है जो पदार्थ पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। निर्भर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। इसका क्या ऐसा मात्रक होता है? ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओम मीटर। ओम इंटू मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। तो अगला क्वेश्चन है, इस मोटर में अर्ध कुंडली लपेटन होता है। दोस्तों कौन सा मोटर है जिसमें अर्ध कुंडली लपेटन होता है, यानी कि हाफ क्वाइल वाइंडिंग किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, देखिए मिक्सर इसमें नहीं होता है, ग्राइंडर इसमें भी नहीं होता है, सीलिंग फैन। दोस्तों यहाँ पर सीलिंग फैन में हाफ हाफ क्वाइल वाइंडिंग होता है। हाफ क्वाइल वाइंडिंग होता है। दोस्तों इसको हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं? कैपेसिटर से। कैपेसिटर से इसका स्टार्ट हम लोग करते हैं। कैपेसिटर, जो अस्थायक कैपेसिटर आता है, जो कैसा रहता है? अस्थायक कैपेसिटर। अस्थायक कैपेसिटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मेटल चालक का प्रतिरोध किसके सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है? यानी दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका प्रतिरोध किसके सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे चालक। चालक हम लोग एक पार लेंगे। इससे पहले देखिए, ये है जो चालक है। चालक किस किस पर निर्भर करता है? सबसे पहला बात कि ये लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उसके बाद लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और 21 पदार्थ से बना हुआ है जो, जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, जो किस पदार्थ से बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल बटा एरिया होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे पहला बात कि यहाँ तापमान दिया होता है। तापमान का तो सीधा होता है, यानी कि आर का मान बढ़ेगा तो तापमान का भी मान बढ़ेगा। ये तो समानुपाती हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आर बराबर होता है बटा में ए होता है। तो इसका मतलब आर का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। यानी कि आर समानुपाती उल्टा होता है ए का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और ये लंबाई है, तो लंबाई है जो, तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि लंबाई, यानी कि आर समानुपाती एल होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा।
ये है अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र से संबंधित क्रिम्पिंग टूल की पहचान करें। दोस्तों यहाँ जो दिया गया है फिगर, इसमें क्रिम्पिंग टूल का पहचान करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिम्पिंग टूल का मतलब क्या होता है। मजबूत से पकड़ना, मजबूत से पकड़ना, मजबूत से पकड़ना। दोस्तों जो यहाँ पर आगे का हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। दोस्तों क्रिम्पिंग टूल का क्या मतलब होता है? मजबूत से पकड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाक्षीय केबल। समाक्षीय केबल को लग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समाक्षीय केबल को लग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाक्षीय केबल। ये है अगला क्वेश्चन। 4 बैंड प्रतिरोधकों में चौथे बैंड का उपयोग को इंगित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 बैंड प्रतिरोधकों में चौथे बैंड का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये होता है जो लेफ्ट टू राइट होता है, और इसमें 4 बैंड पार लेते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये दोनों मिलाकर क्या होता है? अंक को इंगित करता है। किसको करता है? अंक को। और थर्ड है जो गुणांक को इंगित करता है, गुणांक। और फोर्थ होता है जो सहनशीलता, सहनशीलता को इंगित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा पूछ रहा था, इसका क्या हो जाएगा? सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अंक कह रहा था, अंक पहला और दूसरा बैंड को मिलाकर होता है, और गुणक होता है जो तीसरा होता है, और यहाँ तापमान गुणांक होता है जिसमें इसमें होता है छठा, यानी कि सिक्स्थ बैंड। सिक्स्थ बैंड है जो तापमान गुणांक का रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अल्टरनेटर का रेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अल्टरनेटर का रेट करने के लिए पूछा जा रहा है कि अल्टरनेट को हम लोग किससे मापते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले एचपी। एचपी ये है जो मोटर 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 का रेटिंग बताता है। एचपी है जो मोटर का रेटिंग बताता है। क्या हो जाएगा? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर को हम लोग किससे रेटिंग मापते हैं? तो केवीए से मापते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। 746 वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति क्या है। दोस्तों अगर भारत में पूछा जाए तो यहाँ पर वोल्टेज तो ठीक है 230 वोल्ट होता है, लेकिन अगर आवृत्ति मापा जाए तो इसका क्या होता है? 50 हर्ट्ज जो होता है, 50 हर्ट्ज। और इसमें कितना का डिफरेंस रहता है? तो माइनस प्लस माइनस 3% का होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि 48.5 हर्ट्ज और 51.5 हर्ट्ज तक का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान काम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर किसका कितना आंसर हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर यूएसए का पूछेगा, यूएसए के पूछेगा तो इसका कितना हो जाता है? 60 हर्ट्ज हो जाता है। 60 हर्ट्ज। इसमें होता है प्लस माइनस 20%। कितना होता है? 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ये है अगला क्वेश्चन। डीसी परिपथ का शक्ति घटक सदैव होता है। दोस्तों यहाँ पर डीसी यानी कि शक्ति घटक का मतलब होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर वाला हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर आर बटा जेड। डीसी, डीसी अगर डीसी मोटर रहेगा
तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का मतलब क्या हो गया? एक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक त्रिफेज प्रणाली में डॉट 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 कोण द्वारा त्रिफेजित वोल्टताएं विस्थापित की जाती है। दोस्तों यहाँ पर थ्री फेज के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग याद कर लेंगे, यानी कि टू फेज के पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4 फेज के पूछेगा तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये दोनों के देख लेते हैं। अगर 2 फेज के पूछेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 4 फेज का भी पूछेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 3 फेज का होता है 120 डिग्री का अंतर होता है। 3 फेज में कितना डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या हो गया? आर वाई बी। ये कितना होता है? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो 3 फेज का कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है? दोस्तों शुष्क सेल हम लोग जो पेंसिलिया बैटरी बोलते हैं उसको, उसका पूछ रहा है कि अंकित वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, 1.5 वोल्ट होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? शुष्क सेल का उपयोग उपयोग हम लोग करते हैं घड़ी में, इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसका प्रयोग करते हैं रिमोट में। फिर इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? खिलौने में। खिलौना में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1.5 वोल्ट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, यानी पृथ्वी का प्रतिरोध का मतलब हो गया अर्थिंग जो हम लोग करते हैं। अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग, उसका प्रतिरोध पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग अर्थिंग में क्या करते हैं? आर का मान शून्य रखना चाहते हैं, भी का मान भी शून्य, और धारा का मान उच्च रखना चाहते हैं, उच्च। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लगभग शून्य, डी आंसर हो जाएगा। यानी कि अर्थिंग का हम लोग कितना प्रतिरोध रखना चाहते हैं? लगभग शून्य। जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन का कौन सा भाग बाहरी लोड सर्किट के लिए प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशात्मक धारा में परिवर्तित कर देता है? दोस्तों यहाँ प्रकार है, जो डीसी मशीन है वो डीसी से एसी में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग दिक परिवर्तन भी कहते हैं, दिक परिवर्तन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिक परिवर्तन कहते हैं। ये यांत्रिक रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? यांत्रिक रेक्टिफायर, यांत्रिक रेक्टिफायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, श्रेणी परपथ के सभी भागों में निम्नलिखित में से क्या समान होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम कह रहा है, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। क्या होता है? धारा समान। अगर यही समानांतर क्रम में कहता तो क्या हो जाता? वोल्टेज समान हो जाता, वोल्टेज समान। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? श्रेणी क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र गतिशील होता है तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यानी कह रहा है कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र गतिशील होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ही गतिशील है, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर चालक, चालक होता है जो डीसी जनरेटर यहाँ पर कह रहा है, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ये किस पर काम करता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम,
क्या होता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का हाथ के नियम, दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों यहाँ पर डीसी डीसी जनरेटर जनरेटर कहेगा तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम हो जाएगा। अगर मोटर कहेगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है? जनरेटर कह रहा है, तो जनरेटर का क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। बी आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों यहाँ पर डी में भी दिया हुआ है फ्लेमिंग के, तो इसका बी और डी दोनों आंसर दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह का परिचय रंग होता है, यानी कि इसका इसका जो पृष्ठ बना होता है उसका रंग क्या होता है सूचनात्मक चिन्ह का? सूचनात्मक चिन्ह का मतलब होता है सूचना प्रदान करना। क्या होता है? सूचना प्रदान करना। जैसे जैसे आप लिखल देखे होंगे, पीने का पानी ठंडा के बारे में जो लिखा रहता है, उसके मतलब ये है जो क्या है, सूचना प्रदान करना इसका सूचनात्मक चिन्ह का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों तो यहाँ पर पृष्ठ का कलर पूछ रहा है, तो पृष्ठ का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, यानी कि हरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरा डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है पीला, पीला हम लोग चेतावनी में जानते हैं, चेतावनी। चेतावनी चिन्ह का पृष्ठ कैसा होता है? पीला होता है। और नीला कहेगा तो आवश्यक चिन्ह हो जाता है। आवश्यक, आवश्यक चिन्ह में नीला कहते हैं, इसका आंसर है हरा हो जाएगा। ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? जो विरोधी विद्युत वाहक बल है, यानी कि बैक ईएमएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है फाई जेड एन बटा 60 पी बटा ए होता है। तो इसका सूत्र क्या हो गया? बैक ईएमएफ बराबर होता है फाई जेड एन बटा 60 गुना पी बटा ए। यहाँ पे ऑप्शन मिला सकते हैं, फाई जेड एन बटा 60 गुना पी बटा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर एक स्थिर डॉट डॉट उपकरण है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो स्थिर उपकरण है उसमें क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो शक्ति होता है, शक्ति इसमें नियत रहता है, शक्ति नहीं बदल, शक्ति और आवृत्ति, शक्ति और आवृत्ति नहीं बदलता है। इस किसमें? ट्रांसफार्मर में, स्थैतिक ट्रांसफार्मर में। इसका मानक दक्षता कितना होता है? दक्षता, दक्षता होता है 98%। अगर ए आदर्श दक्षता पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरण या यंत्र की पहचान करें। दोस्तों जो यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, ये किस चीज का फिगर है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फ्लैट नोज प्लस है। ये क्या है? फ्लैट नोज प्लस। यहाँ पर देख सकते हैं नोज की तरह होता है, यानी कि नाक की तरह होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैट नोज प्लस कहते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, दिया गया प्रतीक निम्न में से किस डायोड को दर्शाता है? तो दोस्तों जो यहाँ पर दिया हुआ है फिगर, ये किस डायोड का फिगर है? तो दोस्तों इसका पकड़ने का तरीका देखिए, अगर ए एस की तरह होगा तो ये शॉर्टकी डायोड हो जाएगा। एस की तरह होगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्टकी डायोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एनोड इस तरफ हो गया, डायोड कैथोड इस तरफ हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टकी डायोड। अगर यहाँ पर पूछा है कि वायरेक्टर डायोड कैसा होता है, तो वायरेक्टर डायोड का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल होता है। ये हो गया, जो कैसा हो गया? वायरेक्टर डायोड हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर जेनर डायोड का पूछेगा, जेनर डायोड का, तो यहाँ पर देख सकते हैं जेनर डायोड पूछेगा तो जेड की तरह हो जाता है, जेड की तरह कैसा होता है? अगर जेड की तरह हो गया तो क्या हो जाएगा? जेनर डायोड होगा। और अगर टनल, टनल डायोड कहेगा तो इसमें टनल बना हुआ रहता है। इस तरह से होता है टनल डायोड, डायोड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
शॉटकी डायोड का है फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।